आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे एग्जाम के लिए और हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्ट करते हैं। पहला केस है 1950 में आया था, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें आर्टिकल 21 के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी। वैसे तो ये जजमेंट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन से स्टार्ट हुआ था, बट इसके मेजर जजमेंट जो थी वो आर्टिकल 21 से है। तो इस AK गोपालन केस में क्या बोला गया था, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो व्यू दिया था आर्टिकल 21 को लेके। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 और कोई भी अदर आर्टिकल जो है वो इंटर रिलेटेड नहीं है, मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स अलग अलग हैं, है ना। आप उनको जैसे आपका आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है और आर्टिकल 21 में आप उसको वो नहीं कर सकते, बेसिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है, बल्कि अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है और ओवरलैप नहीं करते हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब लॉ कुछ भी बोल दे, चाहे वो अनफेयर हो या कुछ भी हो, लॉ लॉ है और आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। फिर आता है 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, बिल्कुल ही नहीं अमेंड कर सकता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसेंट हैं, पवित्र हैं, अपर लेवल के हैं, ट्रांसेंडेंटल है बेसिकली, और यहीं से स्टैब्लिश हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 1973 का सबसे बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती वर्सेस केरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें स्टैब्लिश हुआ था दैट पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट को, बस बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अमेंड नहीं कर सकती। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है क्या? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग के द्वारा बताएगी कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, मैंडेटरी फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, जो हमारे आइडेंटिटी, जो हमारी इंडियन आइडेंटिटी को बताता है, हमारे इंडिया को बताता है बेसिकली। ठीक है, इसको आप टच नहीं कर सकते, इट शुड बी अनटच्ड। फिर आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस। इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के टाइम पे 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। उसमें यह बोला गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू जो है पीएम के इलेक्शन में नहीं दे सकती या इलेक्शन के कामों में नहीं दे सकती। तो इस चीज को स्ट्रक डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा की इस चीज की और बोला कि जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, इवन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये फ्री और फेयर इलेक्शन जो है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट केस 1978 का, जिसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि मेनका गांधी जो है अब्रॉड ट्रैवल करती है, तो उनको कुछ कारणों की वजह से ना उनको रोक दिया जाता है लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू। तो इस पे जो है मेनका गांधी केस करती हैं। तब सुप्रीम कोर्ट यहां से बोलता है कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड कवर्स अंडर आर्टिकल 21, और यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आता है, जो AK गोपालन केस में हमने देखा था कि यहाँ पे हमें प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ करता है, तो उसको ओवर रूल करते हुए ड्यू प्रोसेस लाया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ की वजह से नहीं, लॉ फेयर होना चाहिए, फेयर जस्ट होना चाहिए हमारे लिए। प्लस गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लाया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 इनसेपरेबल हैं। इन तीनों में से अगर एक भी वायलेट होता है तो तीनों पे कार्रवाई होगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस का कॉन्सेप्ट आया। फिर आता है 1980s में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी में से ऐसा कुछ नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं या डीपीएसपी छोटा है, नहीं। ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वो बराबर है, दोनों ही सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस बहुत सारे सेक्शंस जो है 42nd अमेंडमेंट में, आपको पता है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको माना जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें इसके थ्रू हटाई गई थी। सो देयर शुड बी हार्मोनी होना चाहिए पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों, फंडामेंटल राइट्स और हमारे डीपीएसपी में, दोनों ही क्रूशियल है हमारे लिए। ठीक है, फिर आते हैं हमारा 1981 में वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या बोला जाता है
कि जो 9th शेड्यूल है हमारा, ठीक है, 9th शेड्यूल मतलब लैंड रिफॉर्म्स जो है ना, वो भी उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स जो है वो भी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। पहले क्या होता था, 9th शेड्यूल में कुछ भी होता था ना, हम अमेंड कर सकते थे, वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता था। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब वो भी जुडिशियल रिव्यू में आएगा। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जुडिशियल रिव्यू तब से, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना हमारा, तब से माना जाएगा 24 अप्रैल 1973, मतलब ये वाली जो डेट है ना, केशवानंद भारती की केस है, मतलब वहीं से बस बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था। तो उसके पहले अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुई होगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। अप्रैल 24 1973 के बाद कोई बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ है तो उसको हम मानेंगे। ठीक है, फिर आता है 1992 में इंदिरा सांवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी। इसमें ये बोला गया कि अब इन्होंने ये बोला कि 50% जो कैप होना चाहिए रिजर्वेशन में, प्लस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, है ना, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि जो भी क्रीमी लेयर वाले हैं ना, उनको जो है ओबीसी का जो है रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही सिर्फ मिलेगा। इसलिए आप अपने फॉर्म भरते होगे तो आपको ओबीसी नॉन एनसीएल मिलता होगा। ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर है वो उनको आपको रिजर्वेशन मिलता है, जो क्रीमी लेयर है उनको नहीं मिलता है। फिर उसके बाद इंदिरा सानवी केस में ये भी हुआ कि प्रमोशन जो है उसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बट लेटर ऑन ये चेंज हुआ कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। 50% कैप आपको याद रखना है कि रिजर्वेशन में 50% कैप होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट केस, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, ठीक है, और 356 को जुडिशियल रिव्यू के अंदर माना गया। जो प्रेसिडेंट्स रूल रखता है ना उसको भी क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था इसकी वजह से, और फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म को हमें क्या माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है 2007 में आयर कोयलो वर्सेस तमिलनाडु केस। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें अगेन 9th शेड्यूल की बात की जाती है। इफ लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट इट मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब इसमें 9th शेड्यूल की बात की गई है, वही हमारा जो मैंने बताया था आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो उसके अंदर कोई भी लॉ जो है वो इम्यून नहीं है ना। मैंने बताया जुडिशियल, उसमें लैंड रिफॉर्म्स वाले में आर्टिकल मतलब जो हमारा 9th शेड्यूल है उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, लेकिन अब हो सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल हो सकता है आयर कोयलो के केस के बाद। ठीक है, अब यहां से आते हैं, फिर आता है केएस पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सबको बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बना केएस पुट्टास्वामी केस से, और आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट बना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आता है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सबको पता है कि जो है ट्रिपल तलाक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है ना, अगेंस्ट आर्टिकल 14 के था ये, इसकी वजह से फोकस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, ये हमने देख लिया। कुछ और केसेस जो देख लेते हैं, नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया, मतलब जो है होमोसेक्सुअलिटी परफॉर्म करना इज नाउ डीक्रिमिनलाइज, है ना, इट इज फ्री। अब जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ कि विमेन जो है should not treat women as a property of husband, इसमें 497 का आर्टिकल आया है। फिर आता है सबरामाली केस। इसमें बोला गया है कि विमेन को, आपको पता है ये सबरामाली जो मंदिर है बेसिकली, वहां पे विमेन को अलाउड नहीं किया जाता था, पर्टिकुलर 10 साल से लेकर 50 साल की मतलब जो मतलब गर्ल से लेकर विमेन तक उन लोगों को नहीं अलाउड किया जाता था। तो इसको जेंडर इनइक्वालिटी की तरह माना गया और विमेन को अलाउड किया गया, चाहे वो कितनी भी एजेस की हो, एंटर द टेम्पल। ठीक है, सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। ठीक है, सो आप इसको रिवाइज करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।